Hello everyone, what's up guys? My name is Vijay and I welcome all of you in this vegan Prasasti. So students, I am not your teacher. Don't think that I am a teacher. Just think I am your friends and आप लोग एक दोस्त के सामने बात कर रहे हो, एक आप लोग एक दोस्त को देख रहे हो, ठीक है? आप लोग अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है? सो अब क्लास जो है स्टार्ट करने का वक्त आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज अपना पढ़ाई का सिलसिला, राइट? तो गाइस क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए, एक्सरसाइज बाकी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत सारा स्कूल में ये स्टार्ट हो गया है चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो आई एम योर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिकल चेंज पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं। वो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जब समझेंगे तो फिजिकल चेंज अच्छे से समझ में आएंगे, और वाइस वर्सा, मतलब फिजिकल चेंज समझने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखो कुछ चीजें जो है यहां पर हम लिखेंगे, तो आप लोग अपना कॉपी और पेन में लिख लो कि सर ये सब हम लोग तो पहले लिख लेंगे। चलो तो पहले हेडिंग लगा लो भाई सभी, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्लियर हुआ? अब जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बताना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी लिख लो आप लोग। पहला लिखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी, डेंसिटी। नेक्स्ट लिखो आप लोग कलर। नेक्स्ट लिखो आप लोग क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सल्यूबिलिटी। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये है प्रॉपर्टीज, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो तो सबको ये समझ में आया कि देखो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। ये पहले तो आप लोग याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, और भी बहुत सारा है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिग्निफाई करते हैं, उसको शो करते हैं, ठीक है? तो देखो अब क्या होगा कि इसको समझ लिया आप लोग, हर एक का एक्सप्लेनेशन अभी देंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब एक सॉलिड चीज लिक्विड हो जाता है, ठीक है? सब मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एक पर्टिकुलर एक सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आइस का बात कर लो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? और भी जितना भी मेटल होंगे उन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जैसे आयरन का हो गया ना, बहुत ज्यादा होता है आयरन का। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिक्विड एक वाटर है, वो वाटर जब बॉयल करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके स्टार्ट कर देंगे पूरा सिस्टम बॉयल करना, तो ये हो जाएंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। होता है ना वो वेपर प्रेशर जब 1 atm के बराबर होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। डेंसिटी पता है आप लोगों को, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हम बता रहे हैं ऐसे ही, आप लोग थोड़ा थोड़ा सुन के लिख सकते हो। मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v, ठीक है? इलेक्ट्रिकल कलर जो होता है ना, जो कलर देखते हैं हम लोग, देख पाते हैं, रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, व्हाइट है, लाइक दिस, तो ये कलर हो गया आपका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, होता है ना वायर में, जैसे मान लो सिल्वर वायर सबसे अच्छा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, लाइक दिस। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लाइक दिस, ऐसे एल्यूमिनियम वायर। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्मूथ जो है मूव कर सकते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है,
कि जैसे मान के चलो कि एक रॉड है और उसको तो आप लोग के एक बर्नर में रख दो, थोड़ा बहुत ऐसे मान लो कि ये बर्नर है, ये बर्नर है, फ्लेम है कुछ बर्नर का, और यहाँ पर एक रॉड पकड़ के कोई रखा है, तो क्या होंगे धीरे 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 हीट जो है ट्रांसफर होता जाएगा और यहाँ पर इस एंड में आ जाएंगे और आप लोग उसको पकड़ के नहीं रख सकते, उसको छोड़ देना होगा, इतना गर्म हो जाएगा। तो ये होगा थर्मल कंडक्टिविटी। हीट कंडक्ट हो रहा है, हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी होते हैं, जो मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक लिक्विड सिस्टम है, उसमें आप कुछ सॉलिड वगैरह ऐड कर दो तो वो वहां पर पूरा सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे कि हम लोग हीट बढ़ा दें, उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं सिस्टम का, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है सिस्टम का। गैस भी जो है लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो ये सारा चीज है भाई, बहुत बहुत सारा चीजें पढ़ेंगे हम लोग। बताओ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ये सब जो नया था आप लोगों के पास, अभी नया नहीं रहे कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, ये सब। अब देखो जब एक चेंज करते हैं ना हम लोग, क्या होता है भाई, एक जब चेंज होता है ना, एक चेंज होता है, सर्टेन चेंज हो गया मान लो, तो कुछ चेंजेस नजर आते हैं कि चलो ये चेंज हो गया, देख पा रहे हो आप लोग कि हाँ ये चेंज हो गया, ये पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, ठीक है। अब चेंज करने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, कुछ एक्सटर्नल चीजें देना होता है, जैसे कि मान लो हीट कर दो, हीट निकाल लो लाइक दिस, हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, सनलाइट दे दो लाइक दिस, बहुत सारा जो है उस एक्सटर्नल एजेंट को चेंज करके हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो जो चेंज इन लोगों के रिलेटेड है, मतलब जो एक चेंज कर रहे हैं जहां पर ये सारे लोग चेंज हो रहा है, एक चेंज में ये सारे लोग चेंज होते हैं, तो उस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। तो द चेंज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज, चेंज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज, समझ में आया कि जो चेंज ये सब प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, वो चेंज आपका क्या होंगे, फिजिकल चेंज। अब देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं आप लोग, मान के चलो ये मानना क्या, ये तो ग्लास ऑफ वाटर ही है ना, तो इस ग्लास में थोड़ा वाटर लिए हैं हम, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या होंगे कि इसमें अगर इस चीज को ले जाके हम लोग फ्रिज में रख दे, फ्रिज में रख दे जाके, और फ्रिज बंद कर दे, थोड़ा बहुत बाद देखेंगे तो ये जम के आइस हो गया, आइस हो गया एकदम, तो इसका फेज चेंज हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि क्या चीज चेंज हुआ, नहीं यहां पर चेंज हुआ आपका ये सब, क्या क्या चेंज होंगे यहां पर देखो ना, ये डेंसिटी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो लिक्विड वाटर का डेंसिटी था वो जो था वो ज्यादा था, आइस का डेंसिटी कम हो जाएंगे। और क्या होंगे, और कलर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कलर नहीं था बट आइस का कलर एक दिखेगा आप लोगों की व्हाइट, चलो वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो और क्या चीज होंगे यहाँ पर, ये तो थोड़ा बहुत समझ में आया। अब इस ये एक एग्जांपल था यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल चेंज का, जैसे कि ये लिक्विड से हीट निकाल दिए तो ये जम के फ्रीज हो गए और इसका फेज चेंज हो गया सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड हो गया, तो ये फिजिकल चेंज में आएंगे, ओके। और क्या होंगे, जैसे कि मान के चलो और क्या क्या चीज होंगे यहां पर, तो फिजिकल चेंज ऐसा एक चेंज होता है जहां पर ये सब प्रॉपर्टी का चेंज आएंगे, समझ में आया? अब देखो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो चीजें और भी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो पहला तो बात यह है कि फिजिकल चेंज का क्या लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। पहला पॉइंट तो ये होगा कि फिजिकल चेंज जब होते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, so this change is related to change in physical property, this change
और दीज लिख लो, बहुत सारा हो सकता है। दिस चेंज इज रिलेटेड टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप लोग ये बात पूछो कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि देखो, जब हम लोग ये ग्लास को लिए, उसको फ्रीज कर दिए लिक्विड को, और ये सॉलिड हो गया, तो क्या हुआ, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग ना कि सॉलिड से लिक्विड आ जाए, क्योंकि इसको नॉर्मल रख दो तो ये हीट लेके, जितना हीट उस टाइम लॉस किए थे ड्यूरिंग द फ्रीजिंग, मेल्टिंग के टाइम क्या करेंगे, वो सॉलिड जो है हीट एब्जॉर्ब करके नॉर्मल फेज में आ जाएंगे, लिक्विड फेज में आ जाएंगे। तो ये चीज टेम्पोररी है ना, ऐसा नहीं हुआ ना कि लिक्विड को फ्रीज बना दिए, फ्रीज कर दिए, आइस कन्वर्ट कर दिए, और वो ऐसा ही रह गए हमेशा हमेशा के लिए, कभी चेंज ही नहीं हुआ, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मल आप लोग उसको रख दो बाहर, फ्रिज के बाहर रख दो नॉर्मल टेम्परेचर में, वो आके मेल्ट होके नॉर्मल फेज में चले जाएंगे, लिक्विड फेज में आ जाएंगे। तो ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल है, मतलब एक ही फेज में नहीं हो रहा है, वो स्टिक नहीं रह रहा है कि चलो एक बार कन्वर्ट हो गए किसी तरह, तो उसमें से अब हम लौटेंगे नहीं नॉर्मल फेज में, ये नहीं है, रिवर्सिबल है। आप लोग लिक्विड से सॉलिड आ सकते हो, सॉलिड से लिक्विड आ सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये रिवर्स होते हैं, रिवर्स इन नेचर, रिवर्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, जब एक फिजिकल चेंज होंगे तो वहां क्या होने वाला है कि कोई नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। देखो आप लोग ध्यान से सुनो कि ये लिक्विड था, ये लिक्विड वाटर है, और जब ये आइस बना तो लिक्विड वाटर से आइस बना सॉलिड, तो सॉलिड आइस में अगर देखेंगे तो उसमें जो कंपोजिशन होगा उसका, और अब यहां पर जो कंपोजिशन है लिक्विड वाटर में, वो तो दोनों का सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है और आइस का भी H2 लिखते हैं हम लोग, बस उसका फेज अलग लिखते हैं, ब्रैकेट में सॉलिड लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि आइस और वाटर में, दोनों में तो वाटर ही लिखते हैं ना हम लोग। यहाँ पर वाटर में वाटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, आइस में वही है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब फिजिकल चेंज होंगे तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। सो नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा यहां पर। नेक्स्ट क्या पॉइंट होगा कि देखो, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। चलो ये तो बात हुआ। और क्या चीज हो सकता है यहां पर देखो, और एक चीज हो सकता है कि फिजिकल चेंज में आपका कोई मास का जो है चेंज नहीं हो रहा है, राइट। मतलब 1 ग्राम वाटर को जब हम लोग फ्रीज कर रहे हैं तो 1 ग्राम आइस बन रहा है, कोई मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं होगा यहां पर। सो नो चेंज इन मास ड्यूरिंग दिस चेंज, नो चेंज इन मास। अगर मास का चेंज नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहां पर कोई हीट का भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन हीट, ओके, नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां जो है ये सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं नॉर्मली, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट अलग हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें चेंजेस आते हैं, बट क्या होते हैं कि रिवर्स भी होते हैं। और रिवर्स का मतलब समझ में आ गया, जैसे लिक्विड से सॉलिड हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया। नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज कंपोजिशन में भी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। नो चेंज इन मास, मास में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हीट में भी, एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। बताओ समझ में आया ये सब चीज? अब एग्जांपल कुछ लेंगे हम लोग, ठीक है।
एग्जाम्पल लेंगे और फिजिकल चेंज को और भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर कि लिक्विड से सॉलिड बनाना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनाना, पानी का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझा दिए। अब देखो सेकेंड वाला एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ करेंगे हम लोग, सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, मान के चलो कि आपके पास एक वाटर है, ग्लास में एक थोड़ा वाटर है और ये सॉल्ट है। अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं अपना जो सोडियम क्लोराइड है उसको, और इसको मिक्स कर दिए। समझ में आया? तो इसमें क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, ये पूरा पूरी मिक्स हो गया, ये सॉल्यूशन बना है। तो नया प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो जब सॉल्ट ऐड करेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ लिक्विड इज फिजिकल चेंज, क्योंकि यहां पर जस्ट नॉर्मल वो सॉल्ट सॉल्युबल हो रहा है, नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इन लोगों का जो सॉल्ट, जो सोडियम क्लोराइड Na+Cl- इस सॉल्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। बस डिफरेंस ये है कि सोडियम आयंस के फॉर्म में है और Cl- आयन के फॉर्म में, ठीक है, और चारों और वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर कर रखे हैं। ये जस्ट चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ है। अगर आप लोग ये करोगे कि पानी को इवेपोरेट करके अलग कर दो, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा फिर से, दैट इज रिवर्सिबल। आप यहाँ से अपना जो सोडियम क्लोराइड है उसको वापस भी पा सकते हो, ठीक है, इवेपोरेशन मेथड से, तो अलग कर सकते हो, रिवर्सिबल है। समझ में आया बहुत अच्छे से कि जब हम लोग एक सॉल्ट लेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है फिजिकल चेंज को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। यहाँ जो है आपका नॉर्मल जो है हम लोग फिजिकल जो रिवर्सिबल कर सकते चीजों को, मतलब सॉल्ट जो ऐड किए वो सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सॉल्युबिलिटी ये चीज हो गया। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। देखो और एक एग्जांपल क्या है कि देखो 2 नंबर एग्जांपल ये ले रहे हैं कि कुछ सब्लाइम सब्सटेंस आप लोगों के पास, मान लो कुछ सब्लाइम सब्सटेंस है, जैसे आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ठीक है, नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन। तो क्या होता है, नेप्थलीन को अगर लेके आप लोग हीट करोगे तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर। लेकिन आप लोग अगर इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो कि यहां पर एक बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है मान के चलो, फ्लेम है बर्नर का, और यहाँ एक चाइना डिश में आप उसको रखे हो और इसमें फानेल से उसको ऐसा ढक दिए, और यहाँ पर जो है कुछ आयरन बोल रहे, कॉटन का एक कॉटन ले लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब हीट करेंगे इसको तो ये सब्लाइम सब्सटेंस है, ये सॉलिड से गैस होंगे और ये गैस यहाँ पर जमा होंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, वो डेपोजिशन से सॉलिड बन जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये इसमें अलग कुछ नहीं बना, बस फेज चेंज हुआ और फिर से हम लोगों को वो नेफ्थलीन मिल गया, अलग कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बाय हीटिंग ये जस्ट सॉलिड से गैस हुआ और गैस फिर से डिपोजिशन से सॉलिड हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सब एग्जांपल है आपका फिजिकल चेंज का। और क्या चेंज कर सकते हैं फिजिकल चेंज? देखो कैंडल से अगर समझे हम लोग तो कैंडल में, कैंडल कैसे बनता है ना, वैक्स बनता है। तो वैक्स को आप लोग देखे हो कि वैक्स को अगर गर्म करते थे तो क्या हो जाएंगे, वो लोग मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। कि मान के चलो ये कैंडल है आपका एक, ठीक है, ये कैंडल है और इस कैंडल में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, गल जाएंगे। तो फेज चेंज कर लिया, मेल्ट कर गया सॉलिड से, मेल्ट करने के बाद कुछ वक्त बाद क्या होंगे कि ये फिर से सॉलिड हो गया। समझ में आया? तो यहां पर भी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो क्या होंगे, एक फिजिकल चेंज होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ?
मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक आपका फिजिकल चेंज में आएंगे। और क्या होंगे कि देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो एक बॉल है आप लोगों के पास, तो उसको प्रेस कर दिए, प्रेस कर दो उसको थोड़ा बहुत फोर्स लगा के, तो उसका शेप उस टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम उस फोर्स को छोड़ देते हैं तब क्या होते हैं, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये शेप का चेंज होना भी आपका एक फिजिकल चेंज में आ रहा है, क्योंकि प्रेशर करने से, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, इस बॉल का और इस सब्सटेंस का कुछ केमिकल बिहेवियर में कोई चेंज, बदलाव नहीं होने वाला। क्लियर हुआ यहां तक? बात समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है। अब केमिकल चेंज पढ़ने से पहले पहले चीजें आप लोगों को दिखाते हैं हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकते हैं बताओ? ये कीज दिख रहा है, ये की, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एक रास्टेड की है, दिख पा रहे हैं आप लोगों को, पूरा राष्ट्र लग गया इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ है इसके साथ, क्या हादसा हुआ है कि पहले तो ये की जो था ये बहुत अच्छे से रखा हुआ था ओपन एयर में, ओपन एयर में मतलब ऑक्सीजन इसके साथ था, वाटर वेपर इसके साथ था मतलब वाटर, और क्या हुआ कि मॉइस्ट था, मॉइस्चर था, तो ये सब के कारण, ये सब के कारण इसमें एक चेंज आया। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे ये चेंज होता गया और इसके ऊपर एक ब्राउनी कलर का लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रास्टिंग। ये क्या हुआ कि इसका रस्टिंग हो गया, और ओरिजिनल जो की था, ओरिजिनल जो की था इसमें जो कंपोजिशन था, इस रास्ट का कंपोजिशन अलग होंगे, क्योंकि ये मान के चलो कि की जो था वो आयरन से बना हुआ, मतलब ये आयरन से बना होगा। लेकिन ये रास्ट बनने के बाद इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, Fe2O3.XH2O। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ? तो देखो यहां पर जो एलिमेंट था, जो एटॉम्स था इसमें, वो अभी नहीं रहा, वो कंपाउंड बन गए और कुछ अलग केमिकल्स बन गए। तो यहां हुआ आपका कंपोजिशन चेंज। तो कंपोजिशन चेंज हुआ मतलब केमिकल चेंज हो गया है। और आप इस रास्ट को चाहे कुछ भी कर लो, मतलब यहां ओरिजिनल फेज में हम लोग उसको नहीं ला सकते, तो रास्टिंग से जो है आयरन को नहीं ला सकते, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्स जो है, डू नॉट रिवर्स, ये रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आया कि रास्टिंग हो गया है एक बार, तो उसको फिर से दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं, ये बात हुआ एक। नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और एक एग्जांपल का, तो क्या होगा, जैसे कि मान के चलो आपके पास एक मेटल है, एक मेटल है जिंक का। ठीक है, एक मेटल है जिंक का, और उस जिंक में आप लोग कुछ एसिड वगैरह डाल रहे हो, मान लो HCl डाल दिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl उसमें डिसॉल्व कर दिए, और ये चीज में वो बदल गया। वो किस में बदल गए, ये इसमें बदल गया। अब आप लोग क्या देख सकते हो यहां पर कि ये जिंक का जो कैरेक्टरिस्टिक था, और यहां पर जो ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड जो बना है यहां पर, वो उन दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है, तो यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है। समझ में आया? अब इसी वाला चीज को अगर हम एसिड ना लेके कुछ एल्काली ले, कुछ बेस ले, मान लो एल्यूमिनियम है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बनेगा आपका NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये बनेगा। अब ये जब बन रहा है तो एक चीज ध्यान रखो कि एल्यूमिनियम पहले था, अब एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करके ये चीज बना लिए, और दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। आप लोग देख सकते हो यहां पर सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का
ये केमिकल, इसका फॉर्मूला अलग है और एल्यूमिनियम का फॉर्मूला अलग है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका केमिकल कंपोजिशन अलग था और यहाँ पर भी डिफरेंट था। तो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर, केमिकल चेंज में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, केमिकल चेंज में क्या क्या चीज होंगे, फिर केमिकल चेंज में आप लोगों का क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो जब कोई केमिकल चेंज बनता है तो वहां पर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। पहला बात तो ये, केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि पहला बात तो ये है केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज्ड, केमिकल कंपोजिशन चेंज्ड, और देखो नया चीज फॉर्म हो रहा है, नया चीज फॉर्म हो रहा है। यहां पर जैसे हाइड्रोजन बन गया, सॉल्ट बन गया, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा है यहां पर, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म। और क्या हो रहा है कि यहां देखो हीट इवॉल्व होते हैं, मतलब जैसे कि मान के चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर थर्ड में कि कार्बन और मीथेन को आप लोग क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिए, तो देखो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो देखो इसमें चेंज हो रहा है एनर्जी का और नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, चेंज होता है एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी, समझ में आया। और चेंज अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है तो मास का भी चेंज होगा, तो डेफिनेटली मास का भी चेंज होगा, यहाँ पर चेंज इन मास, चेंज इन मास, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। और क्या हो रहा है देखो, और जब ये जिंक इसमें बदला, एल्यूमिनियम इसमें बदला, मीथेन इसमें बदल गया, तो इन लोगों से ये चीज अब हम लोग नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, सो ये नॉट रिवर्स्ड, नॉट रिवर्स्ड। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, ये रिवर्स नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। अब देखो आगे बढ़े हम लोग, तो इसको थोड़ा इरेज कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पर। अब केमिकल चेंज होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा, तब जाके फिर केमिकल चेंज को अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है केमिकल चेंज होने के लिए, ठीक है। जैसे एक नंबर बात करें, एग्जांपल से लेते हैं, देखो ये मान लो कि ये कीज है, ठीक है, और अब देखो इसको लेते हैं, चलो इसको ही ले लो, ये की है और इसको मान लो ये फ्रेश है आप लोगों के पास, ठीक है, ये फ्रेश है एकदम। अब इसको नॉर्मली अगर हम लोग ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, ऑक्सीजन से दूर रखते, छुपा के रखते हैं ऑक्सीजन से, और इससे मॉइस्चर से भी दूर रखते हैं, एकदम ड्राई कंडीशन में रखते हैं, तो इसमें रास्ट नहीं लगेगा, तो इसमें रास्ट नहीं लगेगा। इसको अगर ऑयल में डुबा के रखते हैं तो ऑक्सीजन वहां पर पहुंच नहीं सकता, वहां पर रास्ट नहीं लगेगा, समझ में आया। तो क्या है कि जब केमिकल चेंज होता है किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर क्लोज कांटेक्ट होता है, क्लोज कांटेक्ट। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं, देखो सोडियम और वाटर है, मान लो इधर यहां पर वाटर है, तो सोडियम और वाटर के बीच में अगर रिएक्शन बनाना है, रिएक्शन करना है, तो ये इतना गैप क्यों, इतना गैप में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, इसको क्लोज अप्रोच करो, मतलब सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल जैसे पास पास आ जाए तब जाके रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सोडियम को अगर यहां पर उठा के यहां पर डाल दिया जाए तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उस टाइम, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो ये चीज होता है कि क्लोज कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब और क्या चीज है कि देखो दोनों सॉलिड में है, मान लो कि सॉलिड सॉलिड है,
दोनों सॉलिड है। अब इस टाइम क्या होगा, दोनों के बीच में अगर क्लोज अप्रोच हो रहा है तो देखो ये सॉलिड को अगर जितना फाइन करें हम लोग, मान लो इस साइज का था ये दोनों, तो वहां पर जैसे जितना अच्छे से रिएक्शन होगा, अगर इसको फाइन करते हम, छोटा छोटा बना दे, फाइनली डिवाइड कर दे, तो वहां पर और भी अच्छे से क्लोज्ड अप्रोच हो पाएगा और वहां पर रिएक्शन और भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो फाइनली उसको डिवाइड कर देते हैं, बहुत नैनो रेंज में ले जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स बना लेते हैं रिएक्शन अच्छा करने के लिए जैसे हो पाए। ठीक है, अब और क्या है कि फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। फिजिकल स्टेट, जैसे दोनों सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड है, तो उसमें उससे बेहतर रिएक्शन होगा अगर दोनों लिक्विड है तो, क्योंकि लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स का उतना इंटेंसिटी नहीं रहता है कि रिएक्शन करे, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जब जहां ज्यादा रहेंगे वहां पर मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करने का इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगे, वो लोग बहुत एक्टिव है। तो क्या होंगे कि सॉलिड के केस में अगर देखेंगे रिएक्शन स्लो होंगे, उससे कंपैरिजन करें तो लिक्विड में ज्यादा फास्ट रिएक्शन होंगे, और गैसियस फॉर्म में अगर रहा कुछ चीजें तो उसमें और भी बहुत अच्छे से रिएक्शन होगा, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए और क्या चाहिए, देखो आपको आइदर हीट करना होगा, हीट कर दो, तो देखो हीट करने से क्या होगा, रिएक्शन होता है, ये इसका रिक्वायरमेंट होता है कि हीट करने से ही रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। देखो आप क्या किए, पोटेशियम क्लोरेट को लेके आए, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप लोग हीट नहीं करोगे तो ये टूटेगा नहीं कभी भी। ठीक है, हीट करने से ही क्या होगा, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदलेंगे। समझ में आया कि नहीं है बताओ? ये इसको हीट अगर करेंगे तो वही जो है रिएक्शन संभव है, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या चीज है सर, नेक्स्ट देखो इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग तो लिख ही रहे हो ना वन बाय वन। चलो, तो नेक्स्ट ये चीज है कि कैटलिस्ट का प्रयोग। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कैटलिस्ट एक केमिकल यू कैन से एक सब्सटेंस है जिसको ऐड करने से क्या होते हैं कि रिएक्शंस में चेंज आते हैं, रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं, रिएक्शन में जो जितना हीट लगना था उससे कम लगते हैं, एक डिफरेंट पाथ जो है रिएक्शन को सप्लाई कर देते हैं, जैसे कि रिएक्शन बहुत आसानी से हो पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए। देखो मान के चलो एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यहां तक जाना पड़ता था, यहां से यहां तक जाना पड़ता था, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल रहे हो तो ये शॉर्टकट में आ रहा है, शॉर्टकट में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो कैटलिस्ट का यही मतलब है कि ये एक इजी वे में रिएक्शन को ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि फास्टर करते हैं रिएक्शन को, फास्टर कर देते हैं रिएक्शन को। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें, नेगेटिव कैटलिस्ट वो भी होते हैं जो माइनस कर देते हैं, मतलब रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। ठीक है, अब कैटलिस्ट की बात जब करते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखो 2K03 है ना, यहाँ एक रिएक्शन में एक कैटलिस्ट देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा हीट ज्यादा लग जाता। तो यहाँ जो जिस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग वो है आपका MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब प्रोडक्ट पता है आप लोगों को। तो यहाँ जो है कैटलिस्ट का ये रोल है जो कि मिनिमम से मिनिमम हीट से वो चीजें हो जाए। क्लियर हुआ? और क्या है कैटलिस्ट और कहां लगता है, जैसे कि देखो
प्रेशर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और भी बहुत जगह रिएक्शन है जहां पर कैटलिस्ट का रोल है, जैसे कि H2SO4 में आपका कैटलिस्ट लगता है, अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी कैटलिस्ट लगते हैं, राइट। जैसे कि हेबर प्रोसेस में अमोनिया बना ले N2 प्लस 3H2, ठीक है, N2 प्लस 3H2, तो यहां पर आयरन कैटलिस्ट का रोल रहता है, अमोनिया बनता है यहां पर 2NH3 गैस। और एक चीज है, इस रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट के साथ और भी एक चीज दिया जाता है जो कैटलिस्ट को प्रमोट करते, कैटलिस्ट को रिएक्शन करने में मदद करते, उसका एक्टिविटी जो है वो राइज कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे कि आयरन का जो कैटलिस्ट लेते हैं उसको थोड़ा और भी एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ अलग से ऐड किया जाता है, दैट इज नोन एज द प्रोमोटर। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोमोटर, कैटलिस्ट प्रोमोटर, वो क्या करते हैं? कैटलिस्ट को एक्टिविटी जो राइज कर देते हैं। इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ क्या? कैटलिस्ट। समझ में आया? जैसे यहां पर जो कैटलिस्ट की बात, प्रोमोटर की बात करेंगे वो है आपका मॉलिब्डेनम, MO। क्लियर? ये सब है केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। अब देखो कुछ रिएक्शन है जहां पर आपको सनलाइट चाहिए, मतलब सनलाइट को छोड़ के रिएक्शन होगा ही नहीं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे H2 और Cl2 की बात करें हम लोग, H2 और Cl2 की बात करें तो इसको आप लोग अगर नॉर्मली डार्क कंडीशन में रख दो तो वो कभी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, रिएक्शन नहीं करेंगे, बहुत स्लो होगा अगर होगा भी तो। लेकिन इसको अगर सनलाइट में ले आओ इसको, तो सनलाइट में आते ही क्या कर देंगे ये लोग? रिएक्शन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये होता है कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक, और देखो जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O, तो यहां पर भी क्या होते हैं? सनलाइट जो है, सनलाइट इसका रिक्वायरमेंट अगर नहीं होता है, मतलब ये अगर नहीं आता तो रिएक्शन नहीं होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही चीजें होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है C6H12O6। समझ में आया कि नहीं है बताओ? तो ये केमिकल चेंज में हो रहा है, केमिकल चेंज को होने के लिए ये सब चीज का रिक्वायरमेंट्स है। समझ में आया? देख लो एक बार आप लोग। क्लियर हुआ? और भी कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि हीट की बात कर रहे थे हम लोग, आयरन और सल्फर को अगर नॉर्मली आप लोग एक सिस्टम में लेके रख दोगे तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। आयरन और सल्फर को ऐसे नॉर्मली रख देंगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं होंगे, बट हीट कर दो तो आयरन सल्फाइड बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आयरन और सल्फर का जो प्रॉपर्टी था, इसका जो अलग प्रॉपर्टी है, ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, मतलब देखो आयरन का अगर यहाँ आएंगे हम लोग आयरन में तो उस हिसाब से मैग्नेट अगर यहाँ लाएंगे मैग्नेट, तो ये जो है इस आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहां अगर मैग्नेट लाए हम, ठीक है, यहां अगर मैग्नेट लाए तो ये वाला आयरन फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखता। यहां पर आयरन जो है मैग्नेट नहीं रहता, ये यहां जो है आयरन वो लॉस्ट इट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्योंकि ये अलग चीज है, यहाँ आयरन, ये जैसे आयरन का एलिमेंटल फॉर्म है, ये आयरन और ये आयरन दोनों अलग है। अब ये एक कंपाउंड बन चुका है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसका। यहाँ पर आयरन का जो है जो प्रॉपर्टी था यहाँ पर वो नहीं रहा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ये मैग्नेट से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वाटर को लेके अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करें,
इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं वाटर को लेके तो ये दोनों अलग अलग चीजें बनेगा यहाँ से, एनोड और कैथोड में पता है आप लोगों को, ये बनता है कैथोड में और ये बनता है एनोड में, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग अलग होंगे, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल काम कर रहा है तो इसका नेचर अलग है। व्हाट ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या है कि उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन के टाइम ये यूज होते हैं और ये जीवनदायी गैस है, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम ये चीज जो है हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन, इसको छोड़ के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन गैस को अगर नहीं लिए तो, ठीक है। लेकिन ये पानी जो है उसको अगर पीते हैं हम लोग, राइट, तो सांस जो है वो चीज सेटिस्फाई होते हैं, राइट। तो अलग अलग है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज बिहेवियर है। तो ये यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो गया। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी होता था उस टाइम, हम लोग लिखिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये एमोनिया बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर देना पड़ रहा है, तो प्रेशर के प्रेजेंस में ये चीजें होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए देखो बहुत सारा क्राइटेरिया है, आइदर प्रेशर दे दो, कैटलिस्ट दे दो, हीट दे दो, सनलाइट दे दो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, ये सब बहुत सारा है, क्लोज कांटेक्ट करो, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, उसका फंक्शन है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं ये सारा फैक्टर्स। अब देखो बहुत एकदम एंड में आ चुके हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल और भी बात करें, जैसे कि मान के चलो पेपर बर्न कर दिया आप लोग, बर्निंग ऑफ पेपर, ये आपका एग्जांपल हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी का। नंबर 2 जो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो यहाँ था, ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वन बाय वन। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब डिफरेंस जो लिखेंगे हम लोग वो आप लोग आराम से कर लोगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो बस नॉर्मली डिफरेंस लिख दो, 2-4 डिफरेंस आएगा एग्जाम में, लिख के आओगे आप लोग कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो एक नंबर जो पॉइंट होगा कि फिजिकल चेंज में कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ये यहां पर बात हुई। नेक्स्ट केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सभी जगह देखे हम लोग कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ये एक बात हुई यहां पर। नेक्स्ट क्या है कि यहां पर हीट का चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है, हीट नहीं चेंज होता यहां पर, सॉरी, ये डू नॉट चेंज इन हीट, डू नॉट हीट चेंज, बट यहां जो होता है हीट चेंज होता है, हीट और लाइट का जो है चेंज होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिवर्स्ड है, बट ये रिवर्स नहीं है, डू नॉट रिवर्स, राइट। नेक्स्ट क्या है कि देखो कैटलिस्ट का जो यूज होता है, यहां पर कैटलिस्ट का कोई भी यूज नहीं करते हम लोग, बट यहाँ कैटलिस्ट का यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज आप लोग लिख सकते हो, एग्जांपल दे देना कि मेल्टिंग ऑफ आइस, और ये क्या है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वैक्स, कोल, जो भी है बता सकते हो, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट सारा चीज बता दी अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये सब चीज, ठीक है। तो गाइस अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका एक्सरसाइज करेंगे, इससे पहले चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज बाकी है उसको कर लेंगे। सो आई होप
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। एंड डेफिनेटली अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस रखते हैं आज। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय।